हमारा टॉपिक है वो है रशिया यूक्रेन क्राइसिस। तो इस टॉपिक को बेसिकली डिबेट का बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि जो दुनिया के अंदर इंटरनेशनल मवाक़ी इंटरनेशनल अफेयर्स हो रहे हैं, एज ए स्टूडेंट ऑफ फायर हम इससे अवेयर हूँ टोटली, हमें इस चीज़ की मालूमात होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहीं पे इंटरव्यू देने जाते हैं, वहाँ से भी श्रीलंका की इमरजेंसी के बारे में पूछा जा सकता है, रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बारे में पूछा जा सकता है, और अफगानिस्तान अमेरिका के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमसे पूछी जा सकती है। तो कहने का मकसद ये उन टॉपिक्स की हमें बैकग्राउंड नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो दूंगा, उसके बाद आप सब अपने अपने तरीके से इनिशिएटिव लेकर अपनी अपनी बात आगे रख सकेंगे। तो बेसिकली रशिया यूक्रेन क्राइसिस है क्या? तो रशिया, आपको पता है पहले 1917 जब रशियन रेवोल्यूशन आई थी, उसके बाद उन्होंने एक इतिहाद बनाया था जो कि तकरीबन 15 ममालिक का था, जिसमें हमारे पास लिथुआनिया था, लेटविया था, एस्टोनिया था, और इसके अलावा कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, अजरबैजान, इस तरीके की 14 या से 15 रशिया खुद था। तो 15 ने यूएसएसआर यानी एक इतिहाद बनाया, यूनाइटेड यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। तो ये 15 ममालिक का जब इतिहाद बन गया, तो जाहिर सी बात है जब कहीं पे भी इतिहाद बनता है उसको बैलेंस करने के लिए दूसरी जो पावर होती है चाहती कि हम इतिहाद बनाएं। तो उसी की बुनियाद पे 1948 में तकरीबन नेटो बनाया गया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अमेरिका ने ये फौजी इतिहाद है, इस तरीके से एक यूरोपियन यूनियन भी है जो कि इकोनॉमिक इतिहाद है। तो ये तमाम चीज़ों को टैकल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनती भी रहती है, टूटती भी रहती है। लीग ऑफ नेशन की मिसाल भी हमारे सामने है। तो बेसिकली मैं मुद्दा बयान कर देता हूँ कि रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है क्या। तो जब यूएसएसआर बना था उसमें यूक्रेन भी उसका एक हिस्सा था। जब 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया तभी कोल्ड वार के बाद, जो कि 1945 से 1991 तक चली, तो इसमें जब यूक्रेन को एक अलग हैसियत मिल गई एज ए मुल्क, और सबसे पहले उसको अमेरिका ने तस्लीम कर लिया। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि अमेरिका अपना इन्फ्लुएंस हर जगह बनाना चाहता है। जैसे अमेरिका की दुनिया में अपने मुल्क से बाहर 800 से ज़्यादा ट्रेड, क्योंकि वो हर मुल्क के ऊपर अपना वाच करना चाहते हैं कि कौन क्या कर रहा है। अभी जैसे पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी की इंपॉर्टेंस इस वजह से, क्योंकि पाकिस्तान में इंडिया, रशिया और चाइना के दरमियान है, जो कि तीनों उभरती हुई ताकतें हैं। इसी तरीके से जब रशिया से अलग हुआ यूक्रेन, तो उसमें ये हुआ कि यूक्रेन को आज़ादी तो मिल गई, लेकिन उसका कन्फ्लिक्ट ये चलता रहा कि रशिया चाहता था कि आप नेटो या किसी भी यूरोपीय ताकत का हिस्सा नहीं बनेंगे। फरवरी एग्रीमेंट हुए थे फिनलैंड के साथ, लेटविया के साथ, एस्टोनिया के साथ, सभी मालिकों ने कहा था। लेकिन अभी फिनलैंड भी ये चाह रहा है कि हम भी नेटो को ज्वाइन कर लें, आपने खबरों में सुना होगा। और उसके अलावा स्वीडन है, वो भी चाहता है कि हम भी ज्वाइन कर लें इसको। तो कहने का मकसद ये है कि यूक्रेन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अमेरिकन ब्लॉक यानी यूरोपियन ब्लॉक के अंडर में आना चाहता था। जो फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे, यानी कि 5वें नंबर प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था ओशवा उनका नाम था। तो उन्होंने ये किया कि उनकी जो पॉलिसी थी वो रशियन बेस्ड पॉलिसी थी, क्योंकि 1980 में वो कम्युनिस्ट पार्टी चाइना का, सॉरी रशिया का हिस्सा रह चुके थे। तो इसी तरीके से जब सिस्टम आगे चलता रहा, तो अभी जो रशिया है वो चाहता है कि यूरोपियन यूनियन की तरफ ना जाए, नेटो की तरफ ना जाए यूक्रेन। लेकिन यूक्रेन चाहता है कि हम इकतसादी तौर पर आज़ाद हैं, माशी तौर पर आज़ाद हैं, हमारी मर्जी हम नेटो की तरफ जाएँ, यूरोपियन यूनियन की तरफ जाएँ। जो भी इनके मौजूदा जेलेंस्की जो यूक्रेन के अभी प्रेसिडेंट हैं, वो चाहते हैं कि नेटो का हिस्सा बन जाए यूक्रेन। इसी वजह से मुजाहरे भी वहाँ होते रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर अक्सर चाहती है कि वो नेटो का हिस्सा बन जाए यूक्रेन। तो बेसिकली जो तज़ाद है उसकी जड़ यही है। रूस चाहता है कि यहाँ पे अमेरिका की कोई भी वाच एजेंसी ना हो, जो कि यूक्रेन बनना चाहता है। रशिया के ऊपर नज़र होगी, यहाँ से चाइना के ऊपर नज़र होगी। तो यही बेसिकली उनकी वजह है तज़ाद की। दूसरी, जियो स्ट्रेटेजिकली जो एक डोनबास रीजन है, जहाँ पे हमारे पास मोस्टोक और लुहांस्क एक रीजन है, वहाँ पे ज़्यादा जो लोग हैं वो प्रो रशियन लोग हैं, जो कि रशियन नस्ल का ताल्लुक रखते हैं। अगर आप यूक्रेनी लोगों को देखेंगे, रूसी लोगों को देखेंगे, शक्लें उनकी मिलती हैं, चेहरे उनके मिलते हैं, लैंग्वेज भी तकरीबन सेम है, जब तक आप बगौर उनके एक्सेंट के ऊपर अपनी मरकूज नहीं करेंगे नजरों को। तो कहने का मकसद ये है कि ये नस्ली तौर पर तो सेम है, लेकिन क्योंकि जियो स्ट्रेटेजिकली भी आपस में डिवाइड हो चुके हैं, उनके इंटरेस्ट और मफादात अलग अलग हैं, इसी वजह से ये बेसिकली झगड़ा चल रहा है। आप इसे जो भी अपनी राय आगे पेश करना चाहते हैं। मेरा नाम तारिक फिरोज है, और जैसे कि इन्होंने बताया सारा सिनेरियो बैकग्राउंड जो भी रशिया ने यूक्रेन पे अटैक की, तो इसके नतीजे में मेरे ख्याल में बड़ी पावर्स को दुनिया की रशिया पर पाबंदियाँ लगानी चाहिए। सबसे पहले जो पाबंदी लगानी चाहिए वो मेरे ख्याल से नो फ्लाई जोन पर लगानी चाहिए, ताकि रशिया अपने वहाँ पे जहाज़ ना हो वहाँ से यूक्रेन में। अमेरिका ये काम अभी नहीं कर रहा, क्योंकि इससे पहले अमेरिका कर चुके हैं। 1991 में गल्फ वॉर में उसने इराक पे दिया था, नो फ्लाई जोन कायम किया था, और 2011 में लीबिया में भी किया था। लेकिन अभी जो रशिया वाला मामला है यूक्रेन पे, इस पर भी करनी चाहिए, नो फ्लाई जोन कायम करना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर रहा, जो पे होना चाहिए। मेरे ख्याल से जितनी गलती रूस को ब्लेम कर सकते हैं कि दूसरी वजह से पूरी वॉर हो रही है,
ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ रहा है, तो हमें अमेरिका को ब्लेम करना चाहिए कि वो क्यों छोटे छोटे कंट्रीज़ को जो कि रशिया के बॉर्डर पे लगते हैं, जैसे लिबिया, अल्बानिया वगैरह, बड़ी चालाकी से तमाम वो कंट्रीज़ को जो रशिया के बॉर्डर पे लगते हैं, जो पहले यूएसएसआर का हिस्सा थे, उन्हें अपने नेटो का हिस्सा बनाया। जबकि अगर हम नेटो की गाइडलाइन देखें तो उनमें साफ लिखा हुआ है कि वो किसी भी उस कंट्री को ऐड नहीं कर सकते जिसकी बॉर्डर डिस्प्यूट हो, और यूक्रेन की रशिया के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है, पर वो फिर भी अपना जो है वो पार्ट बना रहा है नेटो का। तो जाहिर बात है, नजर आता है कि अमेरिका बड़ी चालाकी से रशिया को चारों तरफ से घेर रहा है। अगर हम जापान को देखो तो जापान भी उनका एक एलाय है, टर्की भी नेटो का मेंबर है, और फिनलैंड और स्वीडन को भी वो अपने साथ मिलाने के चक्कर में है। तो इसे हम कह सकते हैं, अब लेट्स सपोज कि हम लोग मैक्सिको पर रूस अपनी फौजें लेकर आ जाए, तो जाहिर बात है ये जारी खतरा आ जाएगा रूस के लिए, तो अमेरिका के लिए। तो यही सेम सिनेरियो रशिया के साथ भी है, तो नहीं चाह रहा कि उसके बॉर्डर पे अमेरिकी फौज आके बैठे और उनके हथियार वगैरह आए। तो इसमें दोनों मुल्कों को हमें प्लान करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन का बनता है कि हम तो इंसानियत की बड़ी खिदमत करते हैं, पर हमें दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। अगर उनकी रशिया की है तो उनकी अमेरिका की। अच्छा, यहाँ पे जो कंफ्लिक्ट है उसको सबसे पहले थोड़ा सा उसकी डेप्थ देखा जाए। हम सुपरफिशियली देखते हैं हर चीज़ को। रशिया को हम लोग ज़्यादातर लोग भी कहते हैं कि एग्रेसिव है। अच्छा, तो सबसे पहले ये देखना है कि जो आजकल दुनिया के अंदर वर्ल्ड ऑर्डर की बात हो रही है, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज की बात हो रही है, मल्टीपोलर की बात हो रही है, ठीक है। तो इसको मतलब रोकने के लिए एक ये गेम चल रहा है। गेम मीन्स की जो रशिया है, रशिया और चाइना दोनों चाह रहे हैं कि ये जो एशिया के अंदर जो यूएस डोमिनेंसी या वेस्ट डोमिनेंसी, इसको कम करके जो अपना रीजनल पावर है वो ही ऊपर आ जाए। जो हमारे मसले हैं, मसाइल हैं, वो खुद हम बैठ के खुद मामला हल कर लेंगे, ठीक है। तो इसको सामने रखते हुए अब वेस्ट जो है, अमेरिका है, वो नहीं चाह रहा है कि ये दोनों स्टेट आगे आ जाए। तो इसके लिए ये क्या करते हैं कि जो यूक्रेन है, जो बाल्टिक रीजन है, तो वहाँ पे मिलिट्री पावर वहाँ पे उनको इंस्टॉल करते हैं, करके जो मेन जो रशिया है, रशिया को इसको इंगेज करते हैं वहाँ पे। क्योंकि और वर्ल्ड को ये भी दिखाना है कि रशिया हमेशा एग्रेसिव रहा है, ब्रूटल है, और वो कभी किसी को मोरलिटी उसमें कोई नहीं है, ठीक है। वो अपने जो इंटरेस्ट है उसको पूरा करने के लिए कोई मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा। तो इसकी वजह से उसको एक इंगेज किया जा रहा है, ठीक है। अब यूक्रेन वहाँ पे तो एक वार ग्रोन कर दिया, मतलब वहाँ पे बेसिकली जो यूक्रेन है उसका अपना वार नहीं, वो यूएस का वार है, ठीक है। यूएस और जो जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज है उनकी वार है। तो वो सिर्फ उस हमें ये दिखाने के लिए मतलब वो दिखा रहे हैं कि भाई यहाँ पे यूक्रेन के साथ ज्यादती हो रहा है, तो रशिया वहाँ पे अटैक कर रहा है, हालांकि ये नहीं है। बेसिकली तो मकसद ये है कि उनको रशिया को रोक दिया जाए। और जो चाइना रिसेंटली अभी अफगानिस्तान के अंदर जितने अलायंस हो रहे थे, टर्की भी है उसमें, पाकिस्तान है, ईरान है, क्योंकि एक यूनिटी आ रहा था, ठीक है। उस यूनिटी को तोड़ने के लिए अब क्या है कि एक टॉपिक छेड़ आती है, उससे ताकि जो वर्ल्ड है जिसमें उनका प्रोसेस यहाँ पे आ जाए, ठीक है। जो ब्रेक पे काम कर रहे हैं तो वो ताकि उससे थोड़ी हट जाए। तो ये एक मेरा एक पॉइंट है। रिपोर्ट बनाना आती है, रिपोर्ट मीन के नोट्स बना ले, जो स्टूडेंट है ना उसकी पॉइंट्स नोट कर ले, उसकी रिपोर्ट बन जाएगी ना। फिर इसके अच्छे बाद में अच्छी जगह प्रतिबल डिपार्टमेंट में ये हुआ, फलाने ने कहा, फलाने ने कहा, तो अच्छा सा हो जाएगा। तो आपको रिपोर्ट बना ले, कोई एक दो लोग नोट कर ले, जो लोग कह रहे हैं नोट बनाते रहे, उसकी रिपोर्ट ऑटोमेटिक बन जाएगी, ठीक है। To discuss the current scenario between Russia and Ukraine, first of all, we have to understand the causes of the Ukraine-Russia wars. That's why Russia invaded Ukraine. First of all, I think it is due to its strategic importance, because Ukraine is located between the Russian Federation and Europe, and the main gas supply of five main gas supply, जो पाइपलाइन की सप्लाई है वो रशिया के वो यूक्रेन के सॉइल से होके जाती है। इस वजह से इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है। और इसकी दूसरी जो वजह है वो है टेरिटोरियल कन्फ्लिक्ट्स हैं बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन के दरमियान। जो डॉनबस रीजन और क्रीमिया के जो इलाके हैं वहाँ पर प्रो रशियंस हैं। रशियन ज़ाहिर बात है एक डीप रिलेशन रहा है बिफोर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसआर के बाद से। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं समझता हूँ वो है यूक्रेन ग्रोइंग इंटरेस्ट टू जॉइन नेटो। नेटो बनी ही थी अगेंस्ट द सोवियत यूनियन, इसको बॉन्ड करने के लिए। तो कोई भी मेंबर हो जो नेटो के साथ मिलना चाहता है
या उसको ज्वाइन करना चाहता है, डेफिनेटली रशिया इज अगेंस्ट देम. और वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट आई हैव अंडरस्टैंड इन दिस कॉन्फ्लिक्ट इज रशिया वांट टू शो देम वर्ल्ड पावर. कि रशिया अपना आप को वर्ल्ड पावर समझता था. बिफोर दैट वर्ल्ड इज अ यूनी पावर. After the end of Cold War, now Ukraine show to world that there is multi-power. In order to understand this conflict, we also have to understand the political structure of Ukraine. That there are three political parties: first, second, and third. First, second are the pro-European Union, pro-NATO, pro-Russia, and pro-USA, and anti-Russia. And the third party, which is not so much popular, is regional and local interest. And we also have to go back into the history of Ukraine. In 2010, when Viktor became elected the president, which are the member of Communist Party, uh, he is pro-Russian. Is जैसे कि उसके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन, इसकी पार्टी से ही जाहिर होता है कि वो प्रो रशिया था. जैसे ही वो इक़्तिदार में आया, इक़्तिदार में आने के फ़ौरन बाद ही उसने एक एग्रीमेंट किया रशिया के साथ, जिसे खार्किव एग्रीमेंट कहा जाता है. इस एग्रीमेंट के तहत रशिया जो नेचुरल गैस की सप्लाई जो 30% डिस्काउंट में दे देगा इसको, यूक्रेन को. और इसके बदले में नेवल बेस जो क्रीमिया में लोकेटेड था, अंडर क्रीमिया में, यूक्रेन उसको लीज में देखा, जिसकी जो डेट थी वो 2070 थी. इसको खार्किव एग्रीमेंट के ज़रिए बढ़ाकर 2042 कर दिया गया. इस एग्रीमेंट को ज़ाहिर बात है अगेंस्ट द सोवरेनिटी ऑफ यूक्रेन था, काफ़ी तनकीद की गई है. बहरहाल ही इग्नोर्ड दैट. आफ्टर दैट, बिकॉज सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वही बयान करूँगा. 2013 में विक्टर ने जो यूरोपियन यूनियन और यूक्रेन के दरमियान जो मायदा होने वाला था इनकी एसोसिएशन के हवाले से, उसको भी ख़त्म कर दिया, जिसकी वजह से रशिया में सिविल वॉर स्टार्ट हो गई. और ये वॉर बढ़ती गई अंटिल 2024. बिला आखिर जब हालात ज़्यादा ख़राब हो गए तो जो सदर था विक्टर, ही फ्लेड अवे टू रशिया चला गया. और वहाँ पर नया सदर पीटर पोरोशेंको नया सदर इलेक्टेड हो गया. लेकिन इसी साल 2014 में मास ट्रूप्स, जिसे कहते हैं कि प्रो रशियंस थे या रशियन आर्मी के लोग मास में थे, उन्होंने ज़बरदस्ती जो क्रीमिया का पार्लियामेंट था उसमें कब्ज़ा कर लिया और ज़बरदस्ती एक रेफरेंडम कराया गया और क्रीमिया को उसके साथ मिला दिया गया. इसकी वजह से जो विक्टर के प्रेसिडेंट ख़त्म होने के बाद भी प्रो रशियन जो इलाके थे डोनेट्स्क और क्रीमिया में, वहाँ पर भी एहतजाज हुआ कि इसको नहीं हटाना चाहिए था. और इसकी वजह से बिटवीन सिविल वॉर को रोकने के लिए एग्रीमेंट भी हुआ बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन. की वजह से बेलारूस के कैपिटल मिन्स्क में, जिसके मकसद ये थे, यूक्रेन चाहता था कि कंप्लीट सीज़ फायर हो और जो रशियन ट्रूप्स है डोनेट्स्क में और क्रीमिया में, वहाँ से विड्रॉल करे और यूक्रेन का फुल कंट्रोल हो. लेकिन रशिया चाहता था कि वहाँ पर इलेक्शंस हो. सबसे पहले इलेक्शन, आप ऑटोनॉमी एक्सेप्ट करें रीजन्स की, और वहाँ पर इलेक्शंस हो, जो बहरहाल दोनों को एक्सेप्ट नहीं थे. आर्जी तौर पर जंगबंदी तो हुई, लेकिन सून ही ईस्टर्न यूक्रेन में दोबारा स्टार्ट हो गई. एक और एग्रीमेंट मिन्स्क 2 हुआ, जो यही वजूहत की वजह से वो दोबारा फिर हो गया. इन 2019 ज़ेलेंस्की सदर इलेक्टेड हुए यूक्रेन के. ही इज़ आल्सो प्रो यूरोपियन यूनियन, प्रो नेटो एंड प्रो USA एंड एंटी रशियन. उन्होंने भी हिमायत की स्टैंडर्ड फार्मूला एक पीस एग्रीमेंट था जो कि जर्मनी के प्रेसिडेंट जर्मनी के प्रेसिडेंट थे, उसने दे दिया था एक अल्टरनेटिव टू मिन्स्क एग्रीमेंट. इस एग्रीमेंट के तहत यूक्रेन इस बात के लिए तैयार हो गया था कि वो ईस्टर्न यूक्रेन या डोनबास और यूक्रेन की ऑटोनॉमी को कबूल करेगा सिर्फ उसी सूरत में जब वहाँ से यूक्रेन रशिया के ट्रूप्स का विड्रॉवल हो और कंप्लीट सीज़ फायर हो. लेकिन रशिया को ये ज़ाहिर बात है कबूल नहीं था. इस वजह से ये एग्रीमेंट भी
वो जोन ही फेल हो गया। अब इसमें अगर पूरे सिनेरियो में देखें तो यूएसए जो है ज़्यादा एक्टिव है, हालांकि इसके साथ यूक्रेन के साथ इसका और इतना ज़्यादा ट्रेड भी नहीं है, कोई बेनिफिट भी नहीं है, नेशनल इंटरेस्ट इतना ज़्यादा नहीं है। अगर हम इससे को बगौर देखें तो इससे एक चीज़ वाज़ह हो जाती है कि इसके यूक्रेन की हिमायत करने की एक वजह ये है कि अगर ये नेटो का मेंबर बन जाता है तो यूक्रेन खुद इन यूरोपियन यूनियन आफ्टर रशिया के बाद सेकंड कंट्री है विद रेस्पेक्ट टू टेरिटरी। तो यहाँ पर ये एक मिलिट्री बेस बना सकता है जिससे ये रशिया के ऊपर नज़र रख सकता है। और दूसरा ये है कि यूएस ज़ाहिर बात है आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 यूनिपोलर के की हिमायत में है, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि वर्ल्ड बाइपोलर या मल्टीपोलर की तरफ चला जाए। इस वजह से वो यूक्रेन को फोन करना चाहता है। फोन करना जैसे मुख्तलिफ पाबंदियाँ भी लगाए, जैसे जो बिलियनियर्स थे 3 to 4 उनको फेन कर दिया और मुख्तलिफ ममालिक पर प्रेशर डाले कि वो बाइकआउट करें। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यूरोपियन यूनियन के लिए इंस्टीड ऑफ गिविंग देम एश्योरेंस व्हाई दे आर नॉट हेल्पिंग रशिया यूक्रेन की हेल्प इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि रशिया से इनका नेशनल इंटरेस्ट वाबस्ता है। रशिया जो है 5th लार्जेस्ट पार्टनर है यूरोपियन यूनियन का। अगर हम 2021 का ट्रेड रिकॉर्ड देखें तो $108 बिलियन का ट्रेड हुआ बिटवीन देम, और 62% एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ गैस सप्लाई होती है रशिया टू यूरोपियन यूनियन। सो ही कांट हेल्प यूक्रेन इन दिस सिनेरियो। अब सबसे लास्ट में जो मैं चीज़ कहना चाहूँगा वो ये है कॉजेस ऑफ कन्फ्लिक्ट्स, कि इस कन्फ्लिक्ट्स के क्या कॉजेस हो सकते हैं। ज़ाहिर बात है एक ग्रेटर एक्सपोर्ट ऑफ गैस है, ऑयल एंड गैस एंड व्हीट, रशिया और यूक्रेन दोनों, जिसकी वजह से प्राइस ऑफ ऑयल डेफिनेटली बढ़ गए हैं, जो $90 से बढ़कर $110 पर बैरल तक पहुँच गए हैं। एंड वन ऑफ इम्पॉर्टेंट थिंग हाउ रशिया कि रशिया इस हमले को कैसे बचा सकता था। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब रशिया सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ 1991 में, तो उस वक्त यूक्रेन के पास तकरीबन वर्ल्ड थर्ड दुनिया की तीसरी बड़ी जो एटमी न्यूक्लियर वेपन्स थे उनके पास। लेकिन 1992 में एक लेप्सन प्रोटोकॉल के थे, तो उन्होंने ये सारे एटमी हथियार वापस कर दिए रशिया को। अगर ये उस टाइम वापस नहीं करते तो मे भी आज ये कन्फ्लिक्ट नहीं हो सकता था। जैसा कि आज का जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो रशिया की करंट क्राइसिस है उसके ऊपर बात करना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं कि क्या क्या रीज़न। तो इस रीज़न को समझने के लिए सबसे पहले चीज़ जो इंटरनेशनल रिलेशन है, इंटरनेशनल रिलेशन हम फॉरेन पॉलिसी को एनालिसिस करते हैं। फॉरेन पॉलिसी को एनालिसिस करते वक्त सबसे पहले की चीज़ें डेट फैक्ट्स एंड फिगर्स को पढ़ते हैं। फैक्ट्स एंड फिगर्स में ये कि जो ज़ार एम्पायर से लेके जो आज के रशियन फेडरेशन है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हुई, और जो जियो पॉलिटिक्स है, जो पॉलिटिकल जियोग्राफी है, उसकी क्या तब्दीली आई। तो ज़ार एम्पायर के टाइम से लेके जो कि रशियन फेडरेशन तक, जो कि 1991 तक सोवियत विड्रॉल हुआ था, तब तक यूक्रेन रशिया का पार्ट था, जो कि सोवियत यूनियन का पार्ट था। तो ज़ार एम्पायर के बाद बोल्शेविक रिवॉल्यूशन जो आता है, उसके बाद यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक बनता है। उसके बाद 1991 तक वो कंटिन्यू रहने के बाद कोल्ड वॉर अमेरिका के साथ होता है और मुख्तलिफ जगहों में वो लड़ते हैं, प्रॉक्सी वॉर्स वगैरह कोल्ड वॉर की शक्ल में उसको होता है। और इसी तरह 1991 में जाके रशियन फेडरेशन बन जाता है। जब रशियन फेडरेशन बनते थे, जो आज का जो कंटेम्प्रेरी सिचुएशन है, इसलिए ही लिखी गई रशियन फेडरेशन के नाम है। तो अगर फॉरेन पॉलिसी को जो भी एनालिसिस करते हैं, हम देखते हैं एक स्टेट की, तो उसमें कुछ चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट। ये कि एक तो नो सेंटिमेंटल अप्रोच होता है, सेंटिमेंट्स काम नहीं आ रहे हैं फॉरेन पॉलिसी में। वो इसी तरह रशिया के मैटर में भी यही, और रशिया जिस तरह इंटरनेशनल थ्योरिस्ट या इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के रिपोर्ट ये कि पावर सीक्स मोर पावर, तो यूएस भी चाह रहा है कि किसी तरह अपने आप को जो उसकी पावर ट्रांजिशन थ्योरी की वजह से वो नीचे जा रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ जगहों में वो बोझ लोग क्रिएट करने की कोशिश करे। साउथ एशिया की बात करते हैं तो उसमें इंडिया को वो एज अ बोझ लोग बनाने की कोशिश कर रहा है, इसराइल को मिडिल ईस्ट में बना रहा है। तो इस तरह वो कोशिश कर रहा है यूरोप में, जो कि रशिया के बिल्कुल बाउंड्री में यूक्रेन को किसी तरह वो अपने जो नेटो है उसमें एड करके उसको एक बोझ दो का रोल प्ले करके मतलब रशिया को एक थ्रेट दे। मगर रशिया कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसके लिए एक थ्रेट, मतलब उसके अपने बॉर्डर से जो कि एक उसकी अपनी यूनियन थी, जो कि पहले उसकी अपनी यूनियन थी, उसको कभी नहीं चाहेगा कि वो उसके लिए थ्रेट बने। और रशिया के ये इसके पॉइंट्स हैं, कंडीशंस हैं कि आप नेटो को ज्वाइन ना करें, आप इंडिपेंडेंट मुल्क रहें और हमारे
इंटरेस्ट को आप ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करते। इसीलिए रशिया बिल्कुल एक ये है कि अपने लिए एक सही फॉरेन पॉलिसी अपने नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर वो काम कर रहा है। इसको हम ये नहीं कह सकते कि रशियन जालिम है, ये है वो है। अगर अफगानिस्तान फॉर एग्जांपल इंडिया आ जाता है तो क्या हम चाहेंगे कि इंडिया वहाँ पहले पाकिस्तान के अंदर कंफ्लिक्ट क्रिएट करे? तो यही चीज़ें रशिया के साथ भी हो रही है। वो कभी भी नहीं चाह रहे कि अमेरिका वहाँ पे आके उसके लिए थ्रेट बने। I think यूक्रेन को भी इसमें काम करने की कोशिश करें कि 15 मिनट्स में करें ताकि सब लोग बात करें। आई थिंक यूक्रेन को भी ये अमेरिका के दबाव में आगे बेहतरी नहीं दिखाना चाहिए। इसकी वजह ये है Loudly. यूक्रेन को अमेरिका के दबाव में आगे बेहतरी नहीं दिखाना चाहिए। इसकी वजह ये है कि अमेरिका भी एक तरीके की स्ट्रेटजी अपना रहा है और यूक्रेन रशिया से इस तरीके का फेल करके यानी कि अपने ताल्लुकात ख़राब कर रहा है, जिसके तहत यानी कि इत्तेहाद और ताउन का जज्बा जो है वो ख़राब हो सकता है और दूसरे ममालिकों को नुकसान पहुँच सकता है। तो इसको क्या है कि अपना एक वक्त हम अपना दोस्त तब्दील कर सकते हैं लेकिन हम अपना हमसाया तब्दील नहीं कर सकते। तो हमें चाहिए कि मतलब कि यूक्रेन को चाहिए कि स्ट्रेटजी के तहत इस चीज़ को देखे और रशिया से अपने ताल्लुकात ख़राब ना करे, वरना यूएनओ के आर्टिकल 7 के तहत कोई भी मुल्क दूसरे मुल्क पर हमला कर सकता है। मेरा जो है टॉपिक जो है वो एनजीओस और यूरोपियंस प्रोपेगेंडा करते हैं और मीन्स आप देखें हम देख सकते हैं जिस तरह वो प्रोपेगेंडा करते हैं इसी यूरोपियन यूनियन ने और इसी नेटो ने और यूएसए ने अफगानिस्तान में हमला किया और इसने कोई इशू नहीं उठाया। तो प्रोपेगेंडा के तहत वो काम कर रहे हैं। अभी आप देखें यूक्रेन में देखें जहाँ यूक्रेन के अगर हम उनके हालात देखें तो इस तरह का रशिया को देखें यूक्रेन ने भी बहुत सी चीज़ें इस तरह खराब की हैं उसकी वजह से रशिया इसका है, वरना कोई ज़बरदस्ती कोई जब वो करेंगे तो जाहिर सी बात कोई आगे से हमला करेगा। तो यही वजह हम नहीं देख सकते कि जो पीछे जो विकास वगैरह होते हैं वो अलग होते हैं। इसी तरीके से इनके अलग गोल्स हैं। आप देखें अभी जो मल्टीनेशनल कंट्रीज वगैरह हैं अब उनका उससे क्या ताल्लुक है, सियासत में क्या ताल्लुक है, वहाँ पर वो सेक्शन क्यों लगा रहे हैं, हालांकि उनका काम कारोबार से करें कारोबार करें। अब उनका क्या करने कि वो वहाँ पर सपोर्ट करें, उन पर जाके प्रेशराइज करें। इसी तरीके से जो एनजीओ वगैरह काम करती है हमारे मुल्क में भी काम करती है, इस तरीके से रशिया में काम करती है। इनके पीछे बड़े मकासद होते हैं, वो मकासद इनके सियासी होते हैं, वो हमें सामने तो हमें दिखा रहे थे लेकिन इनके सियासी बड़े गहरे मकासद होते हैं। ये सस्टेनेबल गोल्स आपके देखें इनके अगर आप गोल्स देखें हमारे रूल्स का भी पहुँच गए। तो ये रशियन ये जो यूरोपियन है खासतौर पर जो यूएसए है ये लोग बड़े होशियार हैं इन चीज़ों में, वो बड़ी तरीके से प्रोपेगेंडा करते हैं, हमारे ब्रेन वॉश करते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, हमें यूज़ भी इस्तेमाल नहीं करते। तो हमें ये चीज़ें सोचना चाहिए कभी हमारे पर भी ऐसा वक्त आ सकता है, तो हमें इस चीज़ को ठीक सोचना चाहिए कि ये एक प्रोपेगेंडा है और हम इसको देखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। रशिया ने यूक्रेन के ऊपर उसके बाद ये हुआ कि ग्लोबली जो है ना इन्फ्लेशन के शिकार है। तो पाकिस्तान को रशिया और यूक्रेन के क्राइसिस में कैसे होना चाहिए, क्योंकि अभी जो जिस अटैक होना था पाकिस्तान वहाँ है और वहाँ जाकर जो है पाकिस्तान को पता चला हुए नहीं थे, लेकिन उनसे बात वहाँ पे सबसे पहले वो बता रहे थे कि 2 टन टेक्निकल वेट जो है रशिया दे रहा है। इसी तरह इन्होंने एक बात की 30% डिस्काउंट के ऊपर जो है ऑयल हम प्रोवाइड करेंगे। ये बातें उनके साथ थी, लेकिन उन्होंने जो जिस हमला कर रशिया हमला कर रहा था वो वहाँ पे चले गए, जाना नहीं चाहता, लेकिन वो जैसे भी चले गए बाद में इसका जो जितने भी सफरिंग्स हुए हमें सहनी पड़ी, उसमें सबसे पहले मैं ये सोचना चाहता कि हमारे यूक्रेन के साथ बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। इसमें वो पूरी उदेर नाम है एम्बेसडर जो है उन्होंने एक रिमार्क्स दिए कि तकरीबन पाकिस्तान 1.3 मिलियन टन वेट जो है यूक्रेन से हर सालाना प्रीवियस ईयर जो है ना वो ला चुका है। 2 मिलियन टन की वो बात कर रहे थे। जो एग्रीमेंट्स हो रहे हैं उन पर उनकी जो है कोई नज़र नहीं की, या उन्होंने जानबूझकर या पॉलिटिकल जो उन्हें अपने मकासद हासिल करने के लिए ऐसे इकदाम किए। इसके अलावा जो है ट्रेड के हवाले से और कमर्शियल एग्रीमेंट्स में हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी के हवाले से उनकी जो T-80US इस तरह की टेक्नोलॉजी है टैंक्स है वो पाकिस्तान के जो मिलिट्री जो ऑपरेशन है वो
वहाँ पे अपनी जो है जमात इसके ऊपर काम कर